सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने के बाद मैंने बताया था आपको कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि पढ़ेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप क्या निकाल सकते हो? तो आप निकाल सकते हो HCF। HCF क्या होता है? आपके सामने दो शब्द आएंगे, HCF आएगा और एक आएगा LCM। तो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा महत्तम समापवर्त्यक, महत्तम समापवर्त्यक। और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त्यक। तो देखिए यहाँ पर HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। कोई भी दो संख्याएं है, मान लो मैंने लिखा 20 और एक लिखा 25, तो इन दोनों का HCF निकालना है। मतलब कि इन दोनों के लिए हमको ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है कि जिसका भाग इन दोनों में लगता हो। क्या करना है कि इन दोनों के लिए ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है कि जिसका भाग इन दोनों में लगता हो। तो मतलब एक बार अंदाजे से बता सकते हैं कि 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और 5 का भाग इसमें भी जा रहा है। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, 5 क्या है? बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है। हमको क्या करना है? महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है ऐसी जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। तो ऐसा कौन सा? यहाँ पे हमको दिख रहा है स्पष्ट कि 5 है। तो 5 का भाग 20 में भी जा रहा है और 5 का भाग 25 में भी जा रहा है। क्या 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 20 में भी जा रहा और 25 में भी जा रहा हो? तो चेक करते हैं। 5 से बड़ी है 10, तो 10 का भाग इसमें तो जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता है, और तो बाकी किसी में नहीं जा रहा है। तो यहां पर 20 और 25 का HCF या महत्तम समापवर्त्यक क्या हो गया? 5। ठीक है। इसके बाद जो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्यक, ये क्या होता है? जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 20 और 25, तो इन दोनों का LCM अगर निकालना है तो यहां पर हमको क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या। यहां पर क्या करना है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। लेकिन यहां पे क्या करना है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। आप भाषा को ध्यान से सुनना कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। और यहां पर मैंने क्या कहा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो यहां पर मैं आपको सीधा बता दूं कि 100 में 20 का भाग भी जा रहा है और 25 का भाग भी जा रहा है। क्या इससे छोटी, 100 से छोटी ऐसी कोई संख्या है जिसमें 20 का भी भाग जाए और 25 का भाग जाए? तो वो नहीं है। तो 20 और 25 का LCM क्या हो जाएगा? 100। तो ये होते हैं HCF और LCM, ठीक है। इनके निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर HCF निकालने का एक अलग से तरीका दे रखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो उससे हम आगे पढ़ेंगे। तो सीधा हम इसको सवालों के माध्यम से ही समझेंगे। उससे पहले हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी उसके आधार पर कुछ 2-3 सवाल फिर से कर लेते हैं और इसके बाद सीधा चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये HCF निकालने वाली विधि पर। तो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नमाला 2.1। हम पहली प्रश्नावली अपनी शुरू करते हैं, प्रश्नमाला 2.1। उसमें सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहां q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या कहा इसने कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? विषम धनात्मक और पूर्णांक। तो पूर्णांक तो समझते हो आप, कोई भी संख्या प्लस की या माइनस की, ठीक है। इसके बाद धनात्मक मतलब प्लस की लेनी है हमको, तो यहां पर बता दिया कि हमको पूर्णांक कौन सा लेना है? प्लस का लेना है। लेकिन उसमें भी कौन सा? विषम, जो मतलब 1, 3, 5, 7 इस टाइप के जो अंक है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब उसी का गुणा किसके रूप का होता है? 8q+1 के रूप का होता है। 8q+1 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करके लाना है, लाके दिखाना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि हमने पहले ही एक सवाल में पढ़ा था कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। किस रूप का? 2q। और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है?
2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम अगर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो हम कौन सा ले लेंगे 2q प्लस 1 और सीधा क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो हमको ये रूप मिलता है कि नहीं मिलता है वो एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखिए हमको पता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक एक बार मान लिया और अगर विषम है तो विषम किस रूप का होगा तो ये 2q प्लस 1 रूप का होगा। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या देखिए यहां पर ध्यान से 2q तो a प्लस b का होल स्क्वायर वही सूत्र लगेगा वापस। तो a स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है तो 4 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा कोष्टक में q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो इस पूरे की जगह अगर हम कोई और q मान ले तो ये क्या हो जाएगा मान लो हमने कोई और q मान लिया q डैश मान लिया मान लो या फिर बड़ा q मान लिया प्लस 1 तो ये क्या रूप आ रहा है देखिए 4q प्लस 1 हमको लाना क्या है 8q प्लस 1। तो हमें ये भी पता है कि सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक को इसी रूप में नहीं लिखा जा सकता है 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1 है तो इसको हम आगे 4q प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसको आगे हम 6q प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसको हम 8q प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से जो जो सम संख्या है उनके आगे एक एक जोड़ के लिख सकते हैं हम। तो देखिए ध्यान से आगे क्या करते हैं हम। अब देखिए हमने देखा यहाँ पे 2q प्लस 1 से तो नहीं आ रहा तो हम क्या ट्राई करते हैं 4q प्लस 1 को ट्राई करते हैं। तो देखते हैं आगे सवाल होता है कि नहीं। तो आ जाए यहां पर पहले मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है ठीक है। a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया ठीक है तथा नहीं हम लिखते हैं क्योंकि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक देखो 2q प्लस 1 हमने तो देख लिया उससे काम नहीं हो रहा है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं 4q प्लस 1 रूप का होता है ठीक है। ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब हमको करना क्या है यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करके बताना है। तो हम पहले ये ले लिया हमने 4q प्लस 1 रूप का होता है। अब 4q हमको उत्तर भी q में लाना है ठीक है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा कुछ और ले लेते इसकी जगह। मान लो हमने क्या ले लिया m ले लिया। हमने पिछले एक सवाल में भी किया था जहां पे पहले q था और फिर उसको m में लाए थे मतलब उसकी जगह m लिख दिया था हमने थोड़ी सी कुछ टर्म की जगह। तो यहां पर क्या करते हैं हम q की जगह एक बार क्या ले लेते हैं m ले लेते हैं। बाद में m की जगह क्या आ जाएगा q आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से। अब देखो कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो वो धनात्मक पूर्णांक विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है मतलब इस a को तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं आराम से। तो इसलिए a बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। a बराबर क्या हो गया 4q प्लस 1 लेकिन q की जगह हमने क्या ले लिया है m तो हम यहां पे क्या ले लेंगे m। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा इस तरफ ये a स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो a स्क्वायर ही रहेगा और इधर देखिए 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है तो फिर से वही a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 1 तो 2ab हो गया ये और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 4 इंटू 4 और m का m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 और इंटू 1 तो वही आएगा वापस 8 तो 8 ही लिखा सीधा और m और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होता है एक ही होता है ठीक है। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर बराबर ये तो एक तो अकेला है। यहां पर देखिए m इसमें भी है इसमें भी है और यहां पर इसमें 16 है और इसमें 8 है ठीक है। तो देखिए 16 और 8 में क्या कॉमन है तो 16 और 8 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं 8 के पहाड़े में आते हैं। बड़ा से बड़ा पहाड़ा देखना है जब हम कॉमन निकालते हैं तो हमको ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा देखना है जो इन दोनों में आता हो ठीक है ना।
तो यहाँ पर 8 हमने अगर कॉमन ले लिया, हमको लाना क्या 8 क्यू प्लस 1, तो हमको आगे सिर्फ 8 चाहिए, बाकी पीछे जो भी रहेगा उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या कॉमन निकालते हैं 8, तो कोष्टक में क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोष्टक में क्या बचेगा 2m स्क्वायर। देखो 16m स्क्वायर में 8 का भाग, तो 16 में 8 का भाग कितनी बार जल लगेगा 2 बार, और फिर m स्क्वायर का m स्क्वायर प्लस 8 में 8 का भाग एक बार, तो पूरा कट गया 8 तो, और पीछे क्या बचा m, और पीछे आगे क्या आएगा +1 का +1। अब क्या करते हैं हम a स्क्वायर बराबर 8 q प्लस 1, जहां पर q बराबर क्या हो जाएगा, ये जो अंदर पूरा है 2m स्क्वायर प्लस m, तो हम लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, तो वो ये जो हमने दिखाया 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये सवाल हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अब यहाँ पे वर्ग नहीं, क्या आ गया यहाँ पर घन, घन मतलब क्यूब, मतलब कि उसी संख्या में 3 बार गुणा करना है। अब तक हम 2 बार कर रहे थे, अब कितने बार गुणा करना है 3 बार। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 या फिर 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर कोई भी संख्या का घन करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या देखा था एक सवाल में, कि पहला जो सवाल था उसमें क्या लिखा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, तो वो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, ये हमने देखा था। तो अब यहां पर क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। तो धनात्मक पूर्णांक ये हो गया, और उसका घन करने पर कौन सा रूप आएगा, ये रूप आएगा। तो हम लेकर किसको चलेंगे, इसको। तो हम यहां पर सवाल में सीधा क्या लिखेंगे, चूंकि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमने पिछले एक सवाल से ले लिया, जहां पर हमने पहला उदाहरण हल किया था वही से लिया हमने कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होता है। लेकिन इसका घन हमको किस रूप में लाना है, q लाना है हर जगह। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर अपनी मर्जी से q की जगह क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं, ताकि बाद में हम जो भी एक कंपाउंड पूरा बड़ा आएगा उसकी जगह q लिख सकते हैं। इसके बाद ये भी यहां पर क्या लिख दिया, m लिख दिया। तो हमने क्या, कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं हो जाएगा इसमें, वही का वही रहेगा। कोई धनात्मक पूर्णांक 3q की जगह हमने क्या लिख दिया, 3m लिख दिया, क्योंकि हमको बाद में q लगाना है। तो क्या करते हैं, अब कोई धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 के रूप का होता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, ठीक है। अब a है तो a की जगह ये लिखेंगे एक बार, फिर एक बार ये लिखेंगे और एक बार ये लिखेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी धनात्मक पूर्णांक को ही कह रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को हमने एक टर्म में क्या मान लिया, एक पद में a मान लिया, ठीक है। तो इसलिए a बराबर 3q से पहले क्या लेंगे हम, a बराबर 3q नहीं सॉरी 3m ले लेंगे। क्या ले लेंगे, a बराबर सबसे पहले 3m ले लेंगे, उससे क्या हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब 3 घात क्यूब, तो क्या करेंगे, इधर a का क्यूब, a के ऊपर 3 घात और इधर 3m के ऊपर 3 घात। 3 घात का मतलब उसी का 3 बार गुणा करना है। तो यहां पर a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 3m है तो दोनों गुणे में है, तो ये घन इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, 3 का घन करना है। तो 3 का घन मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये कितना हो गया
27 और एम का क्या हो जाएगा एम क्यूब। अब आगे ध्यान से देखिए क्या करना है हमको लाना है 9 क्यूब। तो इस 27 में से कुछ ऐसी संख्या निकाल लेनी कि आगे 9 आ जाए और बाकी पूरा का पूरा जो पीछे बचेगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे क्यू लिख देंगे, जैसे हर बार करते आएंगे। तो देखिए अभी हमने कहा था कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 3 इंटू 3 हो गया 9 और इंटू 3 अभी बाकी है, और बराबर ये कितना हो रहा है 9 इंटू 3 27 हो रहा है। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि 27 को हम 9 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो यहां पर एक 9 आ रहा है, तो इस 27 को हम क्या करते हैं 9 इंटू 3 में तोड़ दिया और पीछे एम स्क्वायर का क्या कर दिया एम स्क्वायर लिख दिया। अब आगे क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 का तो 9 और ये 3 एम स्क्वायर जो आ रहा है उस 3 एम स्क्वायर की जगह, सॉरी 3 एम स्क्वायर नहीं 3 एम क्यूब, तो ये जो 3 एम क्यूब आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख दे क्यू लिख दे, और फिर लिख देते हैं जहां क्यू बराबर हो जाएगा 3 एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9 क्यू, एक रूप तो हम ले आए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या लेते हैं ए बराबर 3 एम प्लस 1 से। अब 3 एम प्लस 1 लेने से क्या हो जाएगा, अब फिर से क्या करते हैं दोनों तरफ घन कर देते हैं, तो दोनों तरफ घन करने पर अब क्या हो जाएगा फिर से ए क्यूब इधर और इधर भी क्या हो जाएगा 3 एम प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर हमने पहले सूत्र पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब करना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सूत्र, आप नोट डाउन भी कर लेंगे इसको। a प्लस बी का होल क्यूब अगर सूत्र है तो वो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कोष्टक में लिख देंगे a प्लस बी, ये प्लस यहां पे लिखा मैंने 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप बीच में भी लिख सकते हो या फिर लास्ट में भी लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं एक बार अपनी सुविधा के लिए बी क्यूब को लास्ट में करेंगे और इसको बीच में ले लेंगे, एक ही बात है। आप 2 प्लस 3 प्लस 5 करो या फिर 2 प्लस 5 प्लस 3 करो, उत्तर एक ही आएगा। तो देखिए ध्यान से यहां पर क्या होगा ए क्यूब बराबर सबसे पहले ए क्यूब, तो ए की जगह कौन है पूरा 3m, तो 3m का होल क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब है, बी क्यूब को मैं बाद में लूंगा, एक बार किसको ले लेता हूं 3ab इंटू ए प्लस बी को, तो 3 इंटू ए की जगह कौन है 3m इंटू बी की जगह कौन है 1, फिर ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, मतलब पूरा भाई a प्लस बी ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और फिर प्लस अब क्या करेंगे बी क्यूब, तो बी क्यूब बी की जगह कौन है a, तो a का क्या हो जाएगा क्यूब। अब हो गया ये a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, अभी हमने लिखा यहां पर 27, तो ये हो गया 27 और m का क्या हो जाएगा m क्यूब प्लस ये 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 और इंटू 1 तो वापस 9 भी आएगा और m का m, और कोष्टक में क्या है 3m प्लस a और पीछे एक का क्या एक का क्यूब क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 में 1 का गुणा कितनी भी बार करो वापस क्या आएगा 1 ही आएगा। अब ये a क्यूब बराबर ये हो गया 27m क्यूब प्लस अब ये 9m जो है उसका गुणा यहां पर इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सबसे होगा, तो यहां पर एक तो है 3m और एक है 1, तो इस 9m का गुणा 3m से भी होगा और 1 से भी होगा। तो जब स्टार्टिंग में इससे करेंगे तो संख्या का गुणा संख्या से होगा और m का गुणा m से हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया फिर से 27 और m इंटू m हो गया m स्क्वायर, ठीक है ना, m इंटू m स्क्वायर 2 बार गुणा किया इसलिए, फिर प्लस 9m इंटू 1 वापस क्या आएगा 9m ही आएगा और पीछे प्लस 1 का प्लस। अब देखिए यहां पर a क्यूब बराबर हमको लाना क्या है 9 क्यूब प्लस 1, तो यहां पर प्लस 1 तो पीछे है, यहां पर हमको क्या करना है 9 क्यूब बनाना है। तो इन तीनों में देखिए क्या 9 कॉमन है, क्या तीनों संख्याएं 9 के पाड़े में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है, 9 भी आ रहा है 27 भी आ रहा है और 27 भी आ रहा है। तो हमने क्या किया 9 को आगे कॉमन निकाल दिया, तो अब 9 कॉमन निकाला मतलब कि इन तीनों में से निकाला, तो इन तीनों में किसका भाग लगेगा 9 का, 27 में 9 का भाग लगा तो कितना बचा 3 और पीछे m क्यूब का m क्यूब, फिर प्लस इस 27 में भी 9 का भाग तो 3 और पीछे m स्क्वायर का m स्क्वायर, फिर प्लस 9m में 9 का भाग तो 9 से 9 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा m और पीछे प्लस 1 का प्लस 1, तो अब क्या लिख देंगे सीधा a क्यूब बराबर 9 क्यूब, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया क्यूब और पीछे प्लस 1 का प्लस 1, फिर लिख दो यहां पर जहां q बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m क्यूब, सॉरी 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m,
ये हो गया Q का मान। तो इतना आप एक बार नोट डाउन कर ले। फिर बचता हमारा एक रूप, तो वो रूप भी हम किस रूप से लाएंगे, इस रूप से। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब हमने दो रूप तो ले आए हम, 9Q और 9Q प्लस 1। अब क्या लाना है हमको, 9Q प्लस 8। तो पहला रूप हमने 3M लिया था, उससे ये लाए, फिर दूसरा लिया 3M प्लस 1, उससे ये लाए, और फिर तीसरा लिया 3M प्लस 2, उससे क्या लाएंगे, ये लाएंगे। अब क्या लेते हैं, A बराबर 3M प्लस 2 से। अब इससे क्या हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन नहीं घन, ठीक है ना। तो दोनों तरफ घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A क्यूब बराबर 3M प्लस 2 का होल क्यूब। तो A क्यूब बराबर, इधर फिर से A प्लस बी का होल क्यूब, तो वही सूत्र, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। तो इसका उपयोग करेंगे, बी क्यूब को मैं फिर से बाद में लूंगा, इसको बीच में ले लूंगा। तो देखिए ध्यान से, यहां पर 3M का क्यूब, तो ये हो गया A क्यूब प्लस, अब ये बीच में ले लेंगे, 3 इंटू 3M इंटू 2, तो हो गया 3AB, फिर इंटू A प्लस बी, तो 3M प्लस 2 और प्लस B का क्यूब, तो 2 का क्यूब। अब देखिए आगे, A क्यूब बराबर 3M का क्यूब क्या हो जाएगा, 27M क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18। और M का M, और पीछे क्या है कोष्टक में, 3M प्लस 2 और प्लस 2 का क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। अब A क्यूब बराबर ये 27M क्यूब प्लस, अब ये 18M का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, जैसे पिछली बार हुआ था। 18M का गुणा 3M से हुआ, तो 18 किया 54, 54, और M इंटू M क्या हो जाएगा, M स्क्वायर प्लस 18M इंटू 2, तो 18 दूनी 36, और M का M, और पीछे 8 का क्या हो जाएगा, 8। अब हमको पीछे 8 तो लाना ही, तो 8 तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से क्या करना है हमको, 9 क्यूब बनाना है, ठीक है ना, इन तीनों पदों में से। तो A क्यूब बराबर 27, 54 और 36, तीनों में क्या कॉमन है, आपको फिर से पता है कि तीनों 9 के बारे में आते हैं, तो हमने फिर से क्या कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या बचेगा, 3M क्यूब, क्योंकि 27 में 9 का भाग 3 बार, फिर प्लस 54 में 9 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और ये हो जाएगा पीछे M स्क्वायर का M स्क्वायर, फिर प्लस 36 में कितनी बार, 4 बार, और M का M, और पीछे 8 का 8। अब हमारा फाइनल उत्तर आने जा रहा है, A क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8। देखिए इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, Q लिख दिया, लिख दो यहां पर, जहां Q बराबर 3M क्यूब प्लस 6M स्क्वायर प्लस 4M। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो हम कह सकते हैं फाइनली, दिस इंप्लाइज, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है, 9Q प्लस 1 या 9Q प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारा पूरा होता है। अब एक बचता है इसी टाइप का तीसरा सवाल। अब ये तीसरा सवाल आप करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और अगर ये सवाल आपसे नहीं होता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में, किसी भी वीडियो में इस सवाल को वापस आपको बता सकूं। ठीक है, तो आप इस सवाल को करने की कोशिश करें। हम बढ़ते अपने चौथे सवाल की ओर, जहां पे चौथे सवाल में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना चौथा सवाल क्या कहता है। चौथे सवाल में क्या पूछा है इसने, कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या यूक्लिड विभाजन विधि से हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। उसमें क्या दे रखा है, 210 और 55। तो 210 और 55 का हमको क्या निकालना है, HCF, मतलब कि हमको ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है जिसका भाग 210 में भी जाता हो और 55 में भी जाता हो। और ऐसी कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसमें
और जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो और इसमें भी जा रहा हो। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन विधि का। तो पहले ही हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रखी है, तो उसी के हिसाब से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमने हमारा नॉर्मल रूप क्या था? a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर हमको क्या करना है? भागफल तो है ही नहीं, क्योंकि भाग तो लगाया ही नहीं, तो भाग नहीं लगा, शेषफल भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमको कौन सी दो चीजें मिलेगी? एक तो भाज्य मिलेगा और भाजक मिलेगा। तो किसी भी एक को भाज्य बना लो और एक को भाजक बना लो, और फिर क्या करना? हमको भाग लगाना है। तो देखिए यहां पर हमेशा ध्यान से ही करेंगे कि बड़ी संख्या को हमको लेना है भाज्य और छोटी संख्या को लेना है भाजक। ठीक है, बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक। ठीक है, तो यहां पर भाज्य क्या हो जाएगा? 210 और भाजक क्या हो जाएगा? तो भाज्य को हम क्या कहते थे वहां पर? a, और भाजक को हम क्या कहते थे? b, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो ये हो गया 55। ठीक है, तो a का मान 210 है और ये क्या है? 55। तो अब हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ही बात है। तो उससे हम क्या करेंगे? उस रूप में इसको लिखेंगे। तो हमारे पास भाज्य है, भाजक है, तो हमें और क्या निकालने पड़ेंगे? भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो 210 में हमको क्या करना पड़ेगा? 210 में 55 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, भाज्य में भाजक का भाग लगाना पड़ेगा। तो 210 में 55 का भाग लगाना है, तो 55 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं, तो हम क्या करते हैं? एक बार 55 को एक बार 50 के आसपास मान लेते हैं और 210 को 200 के आसपास मान लेते हैं। एक को हमने एक बार मान लिया 50 के आसपास और इसको 200 के आसपास। फिर दोनों के जीरो एक बार हटा देते हैं, एक जीरो। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 20। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 20 आ जाता है? तो 4 बार बोलने पर आ जाता है। मतलब कि 55 का पहाड़ा को 4 बार हम बोले तो 210 आ सकता है, आ नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर 50 लिया था लेकिन यहां पर 55 है, तो 5 ज्यादा है। तो 5 4 बार ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि हमको भाग कितनी बार लगाना है? 4 बार। तो ये 5 4 बार ज्यादा हो गया, मतलब 20 ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एक बार 55 में 3 का गुणा करके देखते हैं। ठीक है ना, मतलब 55 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5, ये 6 और ये 1। ये कितना हो गया? 165। अब अगर 5 इसको 4 बार बोल लें तो क्या होगा? देखिए ये कितना हो जाएगा? 0 और ये 2 और ये 2। मतलब कि 55 इंटू 4 करने पर 55 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 220 आ जाता है। हमको लाना कितना है? 210। तो एक बार कम बोलना पड़ेगा पहाड़ा, तो हम कितनी बार बोले? 3 बार। आया कितना? 165। तो शेषफल कितना बचेगा? 210 माइनस 165, 45। ठीक है, तो अब हमको भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया। तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, तो इस रूप में इसको लिखते हैं। a क्या है? 210, फिर बराबर b क्या है? तो 55, फिर बी क्यू मतलब b इंटू क्यू। तो q क्या है? q किसको कहते हैं हम? भागफल को। तो ये हो गया 3 और प्लस आर, आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर। तो ये कितना हो गया? 45। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। ये क्या हो गई हमारी स्टेप फर्स्ट, ये होगी स्टेप फर्स्ट में हमने ऐसा कर लिया। फिर क्या करना है हमको? हर बार हमारे भाज्य और भाजक बदलते जाने हैं, और ये तब तक हमको करते रहना है जब तक कि हमारा जो शेषफल है आर है वो 0 नहीं आ जाता। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको ये प्रोसेस आगे बढ़ाते रहना है। अब हमको क्या कर देना है? यहां पर फिर से a बराबर क्या ले लोगे आप? 55। पहले जो भाजक था यहां पर, उसको अब हम क्या बना लेंगे? नया भाज्य बना लेंगे। और अब जो शेषफल आया है उसको हम क्या बना लेंगे? भाजक बना लेंगे। पहले a था 210, b था 55। अब जो पहले b था वो बन गया अब a, और जो हमारा शेषफल आया था वो क्या बन गया? b। अब फिर से वही स्टेप सेकंड। तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, a 55 है तो a की जगह लिखा 55 बराबर b की जगह कौन है? 45, तो b की जगह लिखा 45। अब इंटू, अब हमको क्या चाहिए? q चाहिए। तो देखिए 55 में 45 का भाग, तो एक ही बार जाएगा और कितना आएगा? 45। तो बचेगा कितना? 10 बचेगा। तो देखिए ध्यान से, 45 इंटू भागफल q कितना है? 1 और प्लस
शेषफल कितना है 10, तो r की जगह क्या आ गया 10। अब ये फिर से क्या बन गया सेकंड स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप में फिर से क्या करना है, एक इसको बना लेंगे हम, पहले जो भाजक था वो अब क्या बन जाएगा फिर से भाज्य, मतलब फिर से ये 45 यहां से उठाना है, और b क्या बन जाएगा, तो b बन जाएगा अब 10। अब वाला जो शेषफल है वो 10 है, तो अब ये बन गया b। अब हम करते हैं तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से भाई भाज्य मतलब a 45 बराबर b 10 इंटू q। तो q हम कैसे लाएंगे, तो फिर से वही बात, 45 में किसका भाग लगाएंगे 10 का, 45 में 10 का भाग, तो 10 का कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 40, तो बचेगा कितना 5। तो शेषफल हो गया 5, भाग कितनी बार किया 4 बार, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 4, और फिर शेषफल हो गया 5। तो ये हमारी कौन सी स्टेप होगी, तीसरी स्टेप। लेकिन अभी तक हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है, तो और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ध्यान से, अब स्टेप 4 में आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं हम, यहां पर a क्या हो जाएगा, अब फिर से a ये हो जाएगा, नया भाज्य क्या हो जाएगा 10, और b क्या हो जाएगा, नया जो शेषफल आया वो 5। अब देखिए स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर भाज्य क्या है 10 बराबर भाजक क्या है 5, ये दोनों, और इंटू भागफल, तो देखिए 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 2 बार, आ गया 10, शेषफल कितना हो गया 0। मतलब हमारा काम यहां पे खत्म हो रहा है। देखिए ध्यान से, 5 इंटू भागफल 2 और शेषफल क्या हो गया 0। अब हमारा शेषफल 0 आ गया, तो जहां पे शेषफल 0 आ गया वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, HCF। तो हम सीधा HCF यहां पर HCF की घोषणा कर देंगे कि HCF क्या होगा, तो जहां पर शेषफल 0 आ गया उस लाइन में जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। ठीक है, जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या बन जाएगा HCF। तो हमारा उत्तर क्या है 5। तो ये सवाल इस तरह से पूरा होता है। आप ध्यान से देखिए, वापस क्या किया हमने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया और इसमें बड़ी संख्या को भाज्य बनाया और छोटी संख्या को भाजक बनाया। एक को a कहा, दूसरे को b कहा, फिर लगाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r, और फिर इस सवाल को इस रूप में लिखते गए। तो पहले 210 को भाज्य बराबर भाजक 55 और इंटू भागफल, तो भागफल कितना आया था पहले 3, और शेष कितना बचा था 45। फिर से भाई यहां से 55 वापस क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। अब नया भाज्य बन गया, ये a बन गया, और b क्या बन जाएगा, जो पहले का जो नया शेषफल आया था वो, तो नया शेषफल है b हो गया। फिर इसी तरह से आगे हमको चलते जाना है, और फाइनल में जहां पर भी शेषफल 0 आ जाए उस लाइन में जो भी हमारा भाजक होगा यहाँ पर बराबर के पास में, वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, मतलब कि वही हमारा HCF होगा। तो इस तरह से ये सवाल आप नोट डाउन कर ले। और इसका एक और सवाल मैं आपको बताता हूं। तो इस चौथे सवाल में टोटल 6 सवाल है, तो बाकी सवाल आप खुद करोगे, और अगर आपसे नहीं होता है तो ये भी कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये सवाल का उत्तर जरूर निकाल के बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, हमारा लास्ट सवाल आज का। तो देखिए हमारा 5वां सवाल क्या कहता है कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहा इसने कि 408 और 1032 इन दोनों के HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 इस रूप में लिखा जा सकता है। इन दोनों के HCF को, जो भी HCF होगा इनका HCF हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो इनका जो भी HCF होगा उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा और उसको इसके बराबर लगाना पड़ेगा, और इसके बराबर लगा देंगे क्योंकि ये भी HCF ही है इनका, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है इन्होंने। तो इसको उसके बराबर करके हल कर देंगे थोड़ा सा, तो हमको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 408 और 1032 का HCF निकालना पड़ेगा। तो 5वें सवाल में क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं 408 और 1032, और फिर क्या करते हैं वही काम, एक इसको मान लेते हैं 1032, बड़ी संख्या को a मानना है, भाज्य मानना है, और छोटी संख्या को भाजक मानना है। तो छोटी संख्या क्या हो गई 408 और बन गई वो b। तो देखिए ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहती है, वही प्रमेय कार्य a बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो स्टेप फर्स्ट क्या लेते हैं हम, स्टेप फर्स्ट में क्या कर देंगे, ए का मान 1032 बराबर बी का मान 408 इंटू क्यू। तो क्यू की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा, 1032 है किसका भाग, 408 का भाग। अब देखिए ये 400 है, इसको 1000 मान लो एक बार, तो 400 400 400 तीन बार करोगे तो 1200 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 1000 तक ही जाना है। तो 408 का कितनी बार गुना कर दोगे, किसमें गुना कर दोगे, 2 में, मतलब 408 का पहाड़ा 2 बार बोल लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार, और आएगा कितना 816। अब 1032 में 816 गया तो कितना बचेगा 216, तो शेषफल क्या बच गया 216। तो देखिए आगे 408 इंटू 2 और प्लस शेषफल हो गया 216। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब फिर से स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, ए किसको मान लेंगे, तो ए मान लेंगे। अब इसको जो नया हमारा जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, नया भाज्य। तो ये हो गया 408 और बी क्या हो जाएगा 216। अब 216 बी बन गया। फिर से भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 408 बराबर 216 इंटू, अब क्या हो जाएगा देखो 408 में 216 का भाग लगाना है, तो लगाते हैं। 408 है और यहाँ पर 216 है, तो देखो यहाँ पे 408 ही लाना है, यहाँ पे एक बार 400 है, यहाँ पर है 200, तो 200 इंटू 2 तो हो जाएगा 400। लेकिन अगर यहाँ पर 216 है तो वो बनेगा कितना 432, को लाना है 408, तो ज्यादा आ रहा है, तो पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, एक ही बार आएगा कितना 216। तो ये कितना बच जाएगा, ये 2 और ये 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बच गया 192। 408 में से 216 घटा दिए तो कितना बच गया 192। अब देखिए आगे यहां पर भाग कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेषफल हो गया 192। ठीक है, ये शेषफल हो गया 192। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप थर्ड की ओर। अब स्टेप थर्ड में देखिए ए क्या बन जाएगा 216 और बी क्या बन जाएगा 192। ठीक है, अब बी बन गया 192। तो देखिए आगे ए 216 बराबर 192 इंटू, अब देखिए 216 में 192 का भाग कितनी बार लगेगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक ही बार जाएगा। यहां पर 216 है, यहां पर 192 है, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, सीधा आएगा 192, क्योंकि 2 बार तो कर ही नहीं सकते। तो ये कितना बच जाएगा, ये 4 और फिर ये 2 और यहां पर कितना बचेगा 0। तो अब इसको यहां पर लिख देते हैं 192 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 1 और प्लस शेषफल कितना बच गया 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगली स्टेप की ओर। अगली स्टेप क्या कहेगी हमारी, इसमें स्टेप फोर्थ क्या कहती है, ए बराबर क्या हो जाएगा 192, ए बराबर हो गया 192 और बी बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 192 बराबर 24 इंटू, अब 192 में किसका भाग लगाना है 24 का, तो 24 का पहाड़ा बोल सकते हैं आप। तो 24 इंटू लगभग 24 इंटू क्या कर देंगे हम 8 तक कर देते हैं। 24 इंटू 8 करोगे तो ये आ जाएगा सीधा 192, 24 = 192, तो ये हो गया 0। तो अब देखिए यहाँ पर 24 इंटू भागफल क्या आ गया 8 और प्लस शेषफल क्या हो गया 0। और हमने यही कहा था कि शेषफल हमारा 0 हो गया तो हमारा एलसीएम निकालने का एचसीएफ निकालने का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 24, जो हमारा यहां पर भाजक होगा लास्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब इसने क्या कहा है, इसलिए हमारा ये जो रूप है ये क्या है, यही एचसीएफ है। इन दोनों के एचसीएफ को इस रूप में लिखा जा सकता है और इन दोनों का एचसीएफ क्या है 24 है, तो 24 को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इस x का मान निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे 1032 x माइनस 408 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 24। इसने यही कहा है कि इन दोनों के एचसीएफ 24 को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1032 x माइनस 408 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 20, ये हो गया 2040 और बराबर इधर कितना है 24। अब इधर जो संख्या है हमको x का मान निकालना है, तो x को पूरा एक साइड में अकेला कर देना है और बाकी सबको धीरे धीरे से इस तरफ ले आना। तो पहले जो जुड़ा हुआ हो या फिर कटा हुआ हो उसको इधर लाएंगे, तो बाई डी करके मतलब पक्षांतर करके
2040 को इस तरफ ले आएंगे तो 1032 बराबर 24 प्लस ये इधर आकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 2040। तो 1032 के पास ये x, तो 1032 x बराबर 24 और 2040 कितना हो जाएगा 2064। अब 1032 x बराबर कितना है 2064। तो आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा सवाल में यहां पे उतार रहा ऊपर की ओर, तो देखिए ध्यान से 1032 x बराबर 2064 है और 1032 और ये x किस रूप में है, गुणे के रूप में। तो हमको मान किसका निकालना है, x का, तो x को इस तरफ अकेला रखना पड़ेगा। तो 1032 इसके साथ गुणे में है तो इसको इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस रूप में चला जाएगा, भाग में। तो यहां पर 2064 और नीचे भाग में क्या हो जाएगा 1032। तो x बराबर देखिए अब 1032 का डबल हो जाएगा 2064, तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x का मान कितना आया, x का मान आ गया 2। और यही हमारा क्या है आंसर, हमको किसका मान निकालना था, x का। तो इस तरह से पांचवा सवाल हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। और इसी तरह से हमारी प्रश्नावली 2.1 पूरी होती है। और इसमें जो भी सवाल मैंने छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और इसमें अगर कोई सवाल नहीं आता है, किसी में कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट किसी भी वीडियो में इन सवालों के जवाब दे दूंगा जो आपको नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।